गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फिजिक्स का जो अपना पहला चैप्टर चल रहा है उसी में आगे की ओर बढ़ते हुए कूलाम का जो नियम है उसका सदिश निरूपण आज अपन करेंगे। क्या करेंगे? सदिश निरूपण। कूलाम के नियम का सदिश निरूपण किया जाएगा। तो कूलाम का जो नियम होता है वो होता है दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। यहाँ से जो समानुपाती का चिन्ह हटाते थे कांस्टेंट आता है के, जिसका नाम है कूलाम नियतांक, जिसकी वैल्यू क्या होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर होती है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। क्या लिखा हुआ है? कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। कूलाम बल की दिशा सदैव दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण की होती है। यानी कि जो दिशा है वो आकर्षण भी हो सकती है या प्रतिकर्षण की। समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है और असमान आवेशों में आकर्षण होता है। समान प्रकृति के आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण, जबकि विपरीत प्रकृति के आवेशों के मध्य आकर्षण पाया जाता है। कूलाम का जो नियम है उसका सदिश रूप F वेक्टर इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर R कैप, ये कूलाम के नियम का सदिश रूप है। जहां R कैप एकांक सदिश है जिसकी दिशा सदैव सोर्स आवेश से परीक्षण आवेश की ओर निर्धारित की जाती है। बल आरोपित करने वाला आवेश सोर्स आवेश कहलाता है, जबकि बल को अनुभव करने वाला परीक्षण आवेश कहलाता है। ये तो थी बेसिक सी बात है जो अपन इसको पहले भी पढ़ चुके हैं। कूलाम के नियम का जो सदिश निरूपण करना है इसी में आगे की ओर बढ़ेंगे। ये एक अपन निर्देशांक ज्यामिति के अंदर x अक्ष होता है, ये अपना y अक्ष, ये अपना मूल बिंदु O। मूल बिंदु O से एक आवेश है Q1 जिसका स्थिति सदिश है R1 सदिश, जिसका स्थिति सदिश R1 सदिश है। एक आवेश Q2 जिसका स्थिति सदिश R2 सदिश है। इन दोनों आवेशों को Q2 की Q1 के सापेक्ष स्थिति सदिश, Q2 की Q1 के सापेक्ष स्थिति सदिश जो होगा R21 सदिश, क्या होगा? R21 सदिश। Q1 का Q2 के सापेक्ष स्थिति सदिश R12 सदिश। Q1 की वजह से Q2 पर लगने वाला बल F21 वेक्टर, Q1 की वजह से Q2 आवेश पर लगने वाला बल F2 वेक्टर Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल F12 वेक्टर, ये अपना पोजीशन वेक्टर है। इसी में आगे की ओर कंटिन्यू बढ़ेंगे। Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल, यहाँ लिखेंगे Q2 आवेश कारण Q1 पर बल, Q2 आवेश के कारण Q1 आवेश पर बल F12 वेक्टर इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, परिमाण का स्क्वायर इंटू R12 कैप, क्या होगा? R12 कैप।
ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। Q1 आवेश के कारण Q2 आवेश पर बल F21 वेक्टर इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर R21 कैप। इक्वेशन नंबर सेकेंड, इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी? सेकेंड। परंतु अपन जानते हैं R21 वेक्टर इक्वल टू होता है R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। R21 वेक्टर इक्वल टू R2 माइनस R1 वेक्टर। R12 वेक्टर इक्वल टू होता है R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। इधर देखिए, यहाँ पर R21 को अपन यदि यहाँ से माइनस कॉमन लिया जाए, ये हो जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। यदि इन दोनों का मोड लिया जाए, मैग्नीट्यूड लिया जाए, तो यहाँ अपन कह सकते हैं R12 वेक्टर का मोड इक्वल टू होगा R21 वेक्टर का मोड। इक्वेशन नंबर थर्ड, R12 का मोड इक्वल टू R21 का मोड। इक्वेशन नंबर थर्ड। उसके बाद देखिए एकांक सदिश, R12 का एकांक सदिश। एकांक सदिश का फॉर्मूला होता है R12 सदिश अपॉन R12 का मोड। R12 इक्वल टू होता है R12 सदिश, सॉरी दिख नहीं रहा, इधर लिख R12 कैप इक्वल टू होता है R12 सदिश अपॉन R12 सदिश का मोड। R12 सदिश इक्वल टू R12 सदिश अपॉन R12 सदिश का मोड। इक्वेशन नंबर 4, R21 कैप इक्वल टू R21 वेक्टर अपॉन R21 सदिश का मोड। इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड में, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड में यदि इनका मान रखा जाए तो F12 हो जाएगा F12 सदिश इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन K Q1 Q2 अपॉन R12 कैप की जगह लिखेंगे R12 सदिश अपॉन R12 सदिश का मोड। R12 सदिश के मोड का स्क्वायर ऑलरेडी है, एक और आएगा, क्या हो जाएगा R12 मोड का क्यूब। यहाँ पर R12 कैप की जगह R12 सदिश, ये हो जाएगा R12 सदिश का मैग्नीट्यूड का क्यूब R12 कैप। इक्वेशन नंबर 6, F21 सदिश इक्वल टू होगा K Q1 Q2 अपॉन R21 का क्यूब R21 का वेक्टर। इक्वेशन नंबर 7, यहाँ पर देखिए इक्वेशन नंबर में लिखा हुआ है R21 इक्वल टू होता है R2 माइनस R1 कैप। R2 सदिश माइनस R1 सदिश इक्वल टू होता है माइनस R1 माइनस R2 की, यानी कि यहाँ ब्रैकेट से बार माइनस ले लिया, ये R1 माइनस R2 हो जाएगा। तो मुझे बताइए R21 सदिश इक्वल टू हो सकता है माइनस R12 सदिश के।
इन दोनों इक्वेशनों को नाम दे दें, या अपन कह सकते हैं इक्वेशन नंबर 6, या इसी के नीचे लिख देते हैं R12 सदिश इक्वल टू होगा, या R21 सदिश इक्वल टू होगा माइनस R21 सदिश के, इक्वेशन नंबर ए। इसी को यहाँ पर नीचे नाम दे दिया इक्वेशन नंबर ए। तो लिखेंगे समीकरण 6, 7 तथा ए से लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर R12 सदिश, यहाँ पर R21 सदिश, नीचे वाला मोड़ दोनों यहाँ से इक्वेशन नंबर 3 से क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। सिर्फ डिफरेंस आएगा, इसका आएगा R12 सदिश इक्वल टू है, या R21 सदिश जो है वो माइनस R12 सदिश के इक्वल है। तो यहाँ लिख सकते हैं F12 सदिश इक्वल टू होगा माइनस ऑफ F21 सदिश के। ये जो है कूलाम का नियम न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया नियम का क्या करता है, पालन करता है। एक बार वापस से देख लीजिए। कूलाम के नियम का सदिश निरूपण करना है। एक आवेश Q1 है जिसका स्थिति सदिश R1 है, एक आवेश Q2 जिसका स्थिति सदिश R2 है, Q2 का Q1 के सापेक्ष R21, Q1 का Q2 के सापेक्ष R12 है, Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल F21, Q2 की वजह से Q1 पर लगने वाला बल F12 यहाँ पर है। उसके बाद R21 वेक्टर इक्वल टू R2 माइनस R1, माइनस कॉमन ले लिया, ब्रैकेट के अंदर R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर हो जाएगा। R12 वेक्टर इक्वल टू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। R12 वेक्टर का मोड इक्वल टू होता है R21 वेक्टर के मोड के, लेकिन वेक्टर R21 इक्वल टू होगा माइनस वेक्टर R12 के। देखिए यहाँ से और यहाँ से, क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है, इसकी जगह ये वाली वैल्यू रखेंगे तो R21 वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा माइनस R12 वेक्टर। इसको नाम दे दिए इक्वेशन नंबर ए। फिर करा इक्वेशन नंबर 4, एकांक सदिश R12 सदिश इक्वल टू होता है एकांक सदिश इक्वल टू R12 सदिश अपन R12 का मोड, R21 एकांक सदिश इक्वल टू R21 वेक्टर अपॉन R21 वेक्टर का मोड। इक्वेशन नंबर 4, 5। इन इक्वेशनों को फर्स्ट और सेकंड में वैल्यू पुट करी तो F21 की वैल्यू ये हो गई, F21 ये हो गया। इक्वेशन नंबर 6 और 7 और इक्वेशन नंबर ए, इससे अपन लिख सकते हैं F12 वेक्टर इक्वल टू माइनस F21 वेक्टर। ये न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया नियम का पालन करता है। ये अपना कूलाम के नियम का सदिश निरूपण यहाँ पर समाप्त होता है। अगला टॉपिक है अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत। इसमें लिखेंगे इस सिद्धांत के अनुसार इस सिद्धांत के अनुसार किसी आवेश पर विभिन्न आवेशों के कारण विभिन्न आवेशों के कारण लगने वाला
लगने वाला परिणामी बल लगने वाला परिणामी बल अलग अलग आवेशों के सदिश अलग अलग आवेशों के कारण लगने वाले बलों का सदिश योग होता है। अध्यारोपण के सिद्धांत में कहा गया है, इस सिद्धांत के अनुसार किसी आवेश पर विभिन्न आवेशों के कारण लगने वाला परिणामी बल अलग अलग आवेशों के कारण लगने वाले बलों का सदिश योग होता है। अब देखिए डायग्राम के अंदर एक परीक्षण आवेश है Q0, Q0 है जिसका स्थिति सदिश है R0 सदिश है। एक दूसरा सदिश Q1 है जिसका स्थिति सदिश R1 सदिश है। Q1 के कारण Q0 पर लगने वाला बल F01 सदिश, इनका स्थिति सदिश R01 सदिश होगा R01 सदिश। एक दूसरा सदिश है Q2 जिसका स्थिति सदिश R2 है। Q2 के कारण Q0 पर लगने वाला बल F02 सदिश, इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा R02। एक सदिश है Q3 जिसका स्थिति सदिश R3 सदिश, इसकी वजह से इस पर लगने वाला बल F0 सदिश, इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा R03 सदिश। Q3 के कारण Q0 पर लगने वाला बल ये होगा। इस प्रकार से इसमें बहुत सारे कण हैं और लास्ट में मान लिया एक आवेश है Qn जिसका स्थिति सदिश Rn सदिश है, इसके कारण इस पर लगने वाला बल Qn, इसका पोजीशन वेक्टर होगा R0n सदिश। Q3 का पोजीशन वेक्टर R03, Q3 का पोजीशन वेक्टर R03 और यहाँ पर Qn के कारण जो बल लगेगा वो होगा F0n सदिश।
वापस से एक बार फिर देख लीजिए। एक आवेश है Q0 जिसका स्थिति सदिश मूल बिंदु के सापेक्ष R0 सदिश है। एक आवेश है Q1 जिसका स्थिति सदिश R1 है। Q1 के कारण इस Q0 पर लगने वाला बल F01, इस Q2 आवेश के कारण इस Q0 पर लगने वाला बल F02, Q3 के कारण लगने वाला बल F03 और Qn के कारण इस पर लगने वाला बल F0n होगा। अध्यारोपण के सिद्धांत से F0 सदिश इक्वल टू F01 सदिश प्लस F02 सदिश प्लस F03 सदिश प्लस डॉट डॉट प्लस F0n सदिश होगा। क्या होगा? F0 सदिश होगा। और हम जानते हैं F इक्वल टू होता है K Q1 Q2, यदि दो आवेश हैं Q1 Q2 अपॉन R² हो जाएगा, लेकिन यहाँ Q0 और Q1 के लिए होगा तो यहाँ लिखेंगे F0 सदिश इक्वल टू K Q1 Q0 अपॉन R01 वेक्टर का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर R01 कैप प्लस K Q2 Q0 अपॉन R02 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर R02 कैप प्लस Q3 Q0 अपॉन R03 वेक्टर का स्क्वायर R03 कैप प्लस डॉट 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 प्लस K Qn Q0 अपॉन R0n वेक्टर का स्क्वायर, और यहाँ पर होगा, सॉरी दिख नहीं रहा, वापस से लिखना पड़ेगा। थोड़ा छोटा छोटा लिखते हैं। F0 सदिश इक्वल टू K Q1 Q0 अपॉन R01 वेक्टर का स्क्वायर R01 कैप प्लस K Q2 Q0 अपॉन R02 वेक्टर का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर R02 कैप प्लस K Q3 Q0 अपॉन R03 का स्क्वायर R03 कैप प्लस डॉट 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 प्लस K Qn Q0 अपॉन R0n का स्क्वायर R0n कैप। F0 के कारण ये वाला बल, F02 के वजह से ये वाला बल, F03 की वजह से ये डॉट डॉट डॉट, और F0n के कारण लगने वाला बल ये हो। यहाँ पर देखिए F0 वेक्टर इक्वल टू, कॉमन यहाँ इन सब में से K आ रहा है, K और Q0 सब में से कॉमन आ रहा है, यहाँ पर बचेगा Q1 अपॉन R01 वेक्टर का स्क्वायर R01 कैप प्लस Q2 अपॉन R02 का स्क्वायर R02 कैप, Q3 अपॉन R03 का स्क्वायर R03 कैप प्लस डॉट 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 प्लस Qn अपॉन R0n वेक्टर का स्क्वायर R0n कैप। एक फॉर्मूला तो बन जाएगा ये, यदि इसको समेशन के रूप में लिखेंगे तो ये हो जाएगा F0 वेक्टर इक्वल टू K Q0 समेशन I इक्वल टू 1 to n QI अपॉन
R0I वेक्टर का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और ये हो जाएगा R0I कैप। यानी कि आई की वैल्यू 1 से n तक चलेगी। समेशन की फॉर्म में इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये अध्यारोपण के सिद्धांत से किसी एक आवेश पर लगने वाले बल का मान निकाला गया है। यहाँ किसी दूसरे आवेश की वजह से बल का मान प्रभावित नहीं होता। जैसे Q1 की वजह से Q0 पर जो बल लग रहा है वो Q2 की वजह से प्रभावित नहीं होगा। इन सब का क्या करेंगे, बीजगणितीय योग या सदिश योग किया जाता है। तो आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। थैंक यू।